मैं राजीव शर्मा, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। विद्या भारती मुजफ्फरनगर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी की एक रचना पंचवटी जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। लेकिन उससे पहले मैथिलीशरण गुप्त जी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उनका जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, इनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी सेठ रामचरण दास गुप्त जी थे। लेखन विधा में इनका मुख्य विषय काव्य रहा है। भाषा शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित खड़ी बोली। शैली प्रबंधात्मक, उपदेशात्मक, विवरणात्मक, गीति व नाट्य शैली का इन्होंने प्रयोग किया। व्यवसाय कवि, राजनेता और नाटककार, 3 इनके व्यवसाय थे। शिक्षा इनकी कक्षा 10 तक हुई। रचनाएं साकेत, यशोधरा, भारत भारती, किसान, जयद्रथ वध, द्वापर, जय भारत, पंचवटी। इनके उल्लेखनीय सम्मान भी कुछ इन्हें मिले, जिनमें साकेत महाकाव्य पर हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला सन 1935 ईस्वी में। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला सन 1937 में। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अलंकरण 1954 ईस्वी में मिला। प्रेरक व्यक्तित्व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके प्रेरक व्यक्तित्व रहे। इन्हीं के मार्गदर्शन में ये एक महान कवि बन सके। इनका निधन 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हुआ। साहित्य में स्थान आधुनिक युग की समस्त काव्य धाराओं को अपनाने वाले द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। कवि मैथिलीशरण गुप्त जी का हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान है और इनका पाठ पंचवटी से इनकी रचनाएं देखते हैं। पहला पद, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी वह स्थान जिस स्थान पर अपने वनवास के समय भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहे, उस स्थान का प्राकृतिक चित्रण यहाँ पर कवि मैथिलीशरण जी ने किया है। और उन्होंने कहा कि उस स्थान पर, जिस स्थान पर राम, लक्ष्मण और सीता जी रह रहे हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु सुंदर, चंद्र चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। जल और थल पर फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी, निर्मल चांदनी आकाश में और धरती पर बिखरी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। और ऐसे वातावरण में पृथ्वी जो है वह भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उन्होंने साधन अपनाया है, वह साधन है हरित तृणों की नोकों से। हरे भरे जो वहाँ पर घास खड़ी है, उसके तिनकों की जो नोक है, उसके माध्यम से धरती अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। किस प्रकार कर रही है कि ओस के कण जो हैं वह घास के नोक पर दिखाई दे रहे हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पर कवि की कल्पना है कि मानो पृथ्वी जो है अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है और मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और वातावरण इतना रमणीय है, इतना आनंददायक है कि वहाँ उपस्थित जितने भी लगे हुए वृक्ष हैं वे भी मंद मंद पवन के झोंकों से जब हिलते हैं, ऐसा लगता है मानो वे भी आनंदित हो रहे हैं। इस पद में कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। शैली चित्रात्मक है, छंद ताटंक छंद है,
अलंकार अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य है और रस शांत है, रस शांत का प्रयोग। इस प्रकार से यहाँ पर पंचवटी के सौंदर्य का वर्णन इस पद में कवि ने किया है। दूसरा पद देखते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध जोगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी के विषय में भी बात की है। उन्होंने कहा कि पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटी बनी हुई है और उसके कुटिया के सामने एक व्यक्ति, एक युवक एक स्वच्छ साफ सुथरी शिला पर बैठा हुआ है और ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है जिस समय सारा संसार सोया हुआ है और उस युवक के हाथ में एक धनुष बाण है, तो वह धनुर्धर है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह कोई भोगी है, जैसे वो कोई राजकुमार है, लेकिन इस समय वह योगी की भांति प्रतीत हो रहा है। इसी बात को कहते हैं कवि कि भोगी कुसुमायुध योगी सा। सौंदर्य में वह कामदेव की भांति है। कुसुमायुध, जिसका आयुध, जिसका शस्त्र कुसुम है, पुष्प है, उसको हम कहते हैं कामदेव। तो कामदेव को भी फेल कर रहे हैं, उस समय कामदेव जैसे लग रहे हैं कि भोगी कुसुमायुध योगी सा, किंतु इस समय योगी की भांति बैठे हुए हैं और बना दृष्टिगत, योगी की भांति बना हुआ दृष्टिगत होता दिखाई दे रहे हैं। इस पद में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली ही रहेगी, शैली चित्रात्मक है और छंद ताटंक छंद है। इसमें भोगी कुसुमायुध योगी सा में उपमा अलंकार है और साथ साथ जो है इसमें यदि हम देखें तो उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर अनुप्रास अलंकार का भी इसमें हमें वर्णन मिलता है। पद संख्या 3 में देखते हैं। पद संख्या 3 में कवि ने यहाँ पर लक्ष्मण जी के विषय में बताया है कि लक्ष्मण जी कैसे हैं और वह कितने अपने कार्य में तल्लीन हैं। कि किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। यहाँ पर माधुर्य गुण के साथ इसको प्रस्तुत किया है और साथ में उन वीर रस का भी यहाँ पर की प्रधानता मिलेगी, क्योंकि वीरता की बात आई है। कहते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग की है। लक्ष्मण जी को इतनी तल्लीनता के साथ बैठा देखकर यहाँ पर कवि के मन में प्रश्न आता है कि यह जो वीर है इसने ऐसा कौन सा संकल्प लिया है, ऐसा कौन सा व्रत ले रखा है, ऐसा कौन सा अखंड व्रत लिया है कि इसने उसके लिए अपनी निद्रा का भी त्याग कर दिया, अपने आलस्य को, अपने आराम को, सबको छोड़ दिया। ऐसा कौन सा वीर ने व्रत धारण किया है। और राज भोग के योग्य विपिन में, यह तो राज को भोगने लायक है, राजा बनने लायक है, राजकुमार बनने लायक है। यह आज किस कारण आज इस जंगल में वैराग्य लिए हुए बैठा है, किस कारण से इसने जो है इस सांसारिक वातावरण से मोह त्याग दिया है, अपने परिवार को छोड़ दिया है, अपने घर को छोड़ दिया है। क्या बना हुआ है प्रहरी जिसका, और जिस कुटीर, जिस कुटिया का ये पहरा दे रहा है, जिसकी ये पहरेदारी कर रहा है, जिसकी ये रक्षा कर रहा है, उसमें ऐसा कौन सा धन छिपा हुआ है, ऐसी क्या विशेष वस्तु छिपी हुई है जिसके लिए, जिसकी रक्षा में इसका तन मन और जीवन, इसने अपना सब कुछ समर्पित कर रखा है।
यहाँ पर कवि ने लक्ष्मण जी के त्याग, लक्ष्मण जी की वीरता, लक्ष्मण जी के तल्लीनता, उनके दृढ़ व्रत को प्रस्तुत किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक हुई है और छंद ताटंक छंद है। और साथ में एक बात और आई इसमें, देखिए ये जो किस व्रत में है, व्रति वीर, लक्ष्मण जी की बात आई है तो लक्ष्मण जी का वर्णन जो है, ऐसा ही वर्णन लक्ष्मण जी के सम्मान में कविवर तुलसीदास जी भी कहते हैं। तुलसीदास जी ने जब वंदना की, कहा कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगति सुखदाता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगति सुखदाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। यहाँ पर भी राम जी की सेवा में है और तुलसीदास जी के शब्दों में भी वो राम जी की सेवा में ही हैं। कहते हैं बंदेव लक्ष्मण पद जल जाता, कि लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। रघुपति कीर्ति विमल पताका, जिन्होंने रघुपति राम जी की जो कीर्ति पताका है उसको एक दंड के समान संभाल रखा है। जो काम झंडे में डंडा करता है, लाठी करती है, वही कार्य जो है रघुपति जी की कीर्ति को प्रकट करने में, उसको स्थिर करने में लक्ष्मण जी करते हैं। तो लक्ष्मण जी का एक विशाल रूप एक यहाँ पर प्रस्तुत किया है कवि ने। देखिए पद संख्या 4, पद संख्या 4 में कवि ने अब बताया है कि उस कुटिया में, जिस कुटिया के अंदर कोई धन छिपा हुआ था और लक्ष्मण जी उसका पहरा दे रहे हैं, उस कुटिया में है क्या, ये बताने का प्रयास किया है कि मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मृत्यु लोक मालिन्य मेटने, इस संसार से पाप को मिटाने के लिए, मृत्यु लोक मालिन्य मेटने, इस संसार से पाप को मिटाने के लिए अपने स्वामी के संग जो आई हैं, उन 3 लोकों की लक्ष्मी ने आज इस कुटिया को अपनाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान जो हैं इस कुटिया में आकर आज निवास कर रहे हैं। और वीर वंश की लाज रही है, क्योंकि अयोध्या एक वीरों की नगरी है, वीरों का राज्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए कहा कि वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। क्योंकि इसके अंदर वीर वंश की लाज, वीर वंश का सम्मान आज ठहरा हुआ है, आज रुका हुआ है, आज यहाँ पर विश्राम कर रहा है। तो उसके सम्मान की रक्षा के लिए एक वीर का पहरा होना, पहरेदार होना मुख्य है। विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी। और चारों ओर जो है राक्षसों का राज्य है, राक्षसों का साम्राज्य है, राक्षसों की माया ठहरी हुई है। इसलिए क्योंकि ये समस्त स्थान विजन हैं, निर्जन हैं, यहाँ पर कोई आसपास मनुष्य नहीं रहते, निशाशेष है, रात्रि अभी व्यतीत नहीं हुई है, रात्रि भी बहुत ठहरी हुई है और चारों ओर जो है राक्षसों की माया यहाँ पर व्याप्त है। इसलिए यहाँ पर जो है लक्ष्मण जैसे वीर का पहरेदार बनना उचित है। ये बात यहाँ पर कवि ने कही। आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक, छंद तात्विक है और वीर रस का इसमें समावेश है। मृत्युलोक मालिन्य मेटने में अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आया है। आइए 5वां पद देखते हैं इसका, पंचम पद। पंचम पद में प्रकृति का चित्रण किया है, प्रकृति का मानवीकरण है इसमें। और कवि ने कहा है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर।
रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। यहाँ पर कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए प्रकृति का चित्रण किया है और बताया है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। कवि ने पंचवटी के आसपास जो घास उगी हुई थी उसके ऊपर जो ओस के कण पड़े हुए थे उनको देखा और उन्हें देखकर ये कल्पना की कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, कि जब सब लोग सो जाते हैं, समस्त लोक सो जाता है, समस्त संसार सो जाता है, तो धरती माता जो है सबके सोने के उपरांत मोतियों को बिखेर देती है, मोतियों का प्रसार कर देती है। और प्रातः काल जब सूर्यदेव उदय होते हैं तो सूर्यदेव क्या करते हैं, उनको अपने किरण रूपी हाथों से समेट लेते हैं, अपने किरणों रूपी हाथों से उनको समेट कर इकट्ठा कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और शाम के समय आराम देने वाली, विश्राम कराने वाली संध्या को उन मोतियों को सौंप जाते हैं। और शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, और संध्या का जो रंग है वो श्याम वर्ण है। तो रात्रि के होने पर आकाश में जो हम नक्षत्र देखते हैं, जो हम सितारे देखते हैं, उनके रूप में वही मोती जो है आसमान में झलकने लगते हैं। ऐसा काव्य सौंदर्य करते हुए यहाँ पर कवि ने एक हमें संदेश भी दिया है कि इस जीवन में परिवर्तन होता रहता है, जीवन परिवर्तनशील है, और जीवन एक चक्र है। जो जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वह जन्मता है। इस प्रकार यहाँ इनका काव्य साहित्यिक सौंदर्य देखते हैं। साहित्यिक सौंदर्य में, काव्य सौंदर्य में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक, छंद ताटंक है, और अलंकार इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य है, और शब्द शक्ति इसमें लक्षण, अभिधा और व्यंजना, तीनों शब्द शक्तियों का यहाँ पर प्रयोग कवि ने किया है। इसी के साथ यह आज का पाठ संपन्न होता है। आशा है